नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेलो उत्तराखंड कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ वर्षा सिंह और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. जैन के साथ। और डॉक्टर जैन से हम जानेंगे कि उत्तराखंड में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के कल्याण के लिए किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, शिक्षा से लेकर स्वरोजगार तक किस तरह की सहायता उपलब्ध है। तो डॉक्टर जैन, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो सबसे पहले हम शिक्षा की बात करें और तो शिक्षा ही एक जरिया है जो समाज के जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले कि अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में आप बताएं कि किन किन वर्गों को हमने अल्पसंख्यक के तौर पर शामिल किया है और उनमें भी जो आर्थिक तौर पे कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर बच्चे हैं, परिवार हैं, उनकी शिक्षा के लिए, विद्यालयी शिक्षा के लिए हम क्या कुछ योजनाएं लेकर चलते हैं। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का मैं पहले बताना चाहूँगा कि उसका जो गठन है 1993 में पार्लियामेंट एक एक्ट के अनुसार हुआ था और राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है और सभी प्रदेशों में प्रदेशीय स्तर पर भी जो है अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये धार्मिक आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं बहुसंख्यक के अगेंस्ट, तो वो अल्पसंख्यक आबादी में हमारे मुस्लिम्स, हमारे सिख भाई, हमारे जैन, हमारे क्रिश्चियंस और पारसी और बौद्ध, ये 6 समुदाय जो है, 6 धार्मिक आधार पर जो समुदाय आते हैं, उनको अल्पसंख्यक आयोग उनके प्रोग्रेस के लिए, उनके विकास की प्रगति क्या हो रही है, जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, उनके लिए अल्पसंख्यक आयोग क्या करता है और क्या योजनाएं उनके लिए चलाई जा रही हैं, उसके लिए जो है अल्पसंख्यक आयोग जो है कार्य करता है। दूसरी चीज़, यदि कोई किसी अल्पसंख्यक के प्रति विभेद हो रहा है या कोई उनकी प्रताड़ना हो रही है, लेकिन वो रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि उनकी हो रही है, तो वो भी हम अल्पसंख्यक आयोग उसकी शिकायत देखता है और एक कोर्ट के रूप में कार्य करता है। और यदि कोई ऐसी चीज़ होती है तो हम अपने संज्ञान में लाते हैं और जहाँ भी अधिकारियों तक उसको पहुँचाना होता है वो हम पहुँचाते हैं। और अल्पसंख्यकों के विकास के लिए क्या योजनाएं बननी चाहिए ये भी हम रिकमेंड करते हैं सरकार को। सरकार उस पर ध्यान देती है और फिर उसके लिए अल्पसंख्यक आयोग कार्य करता है मेन जी। तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं। तो जैसा कि अभी मैंने पूछा था कि विद्यालयी शिक्षा, क्योंकि वहाँ से ही शुरुआत होती है जब हम किसी व्यक्ति या समुदाय को सशक्त बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो विद्यालयी शिक्षा में किस तरह की योजनाएं हैं जिससे कि जो कमज़ोर तबका है अल्पसंख्यक समुदाय के भीतर, उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। इसमें यह है कि जो केंद्र सरकार द्वारा पोषित योजनाएं हैं कुछ, और कुछ राज्य सरकार द्वारा पोषित योजनाएं हैं। जैसे केंद्र जो हमारी राज्य सरकार द्वारा एक तो स्वरोजगार योजना हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें कि 1 से 10 लाख रुपए तक की राशि जो है अपना रोजगार शुरू करने के लिए विभिन्न लोगों को दी जाती हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं। हाँ, उसमें जैसे आपने कहा कि उसमें भी अल्पसंख्यक समाज में सभी लोग एक गरीब नहीं है, उसमें भी कमजोर तबका, जो आर्थिक तौर पर कमजोर एग्जैक्टली जो उसमें आर्थिक तौर से कमजोर तबका है, उसके लिए ही ये योजनाएं हैं। तो जैसे ये मैंने आपसे बताया कि 1 से 10 लाख रुपए की स्वरोजगार के लिए योजना दी जाती है, पर उसमें एक वो लगाया हुआ है कि मासिक या वार्षिक आय उस परिवार की इतनी होनी चाहिए। जैसे जो आय 2.5 लाख रुपए यदि वार्षिक आय है तो उसको ये योजना का लाभ दिया जाता है। दूसरा जो है मुख्यमंत्री हुनर योजना हम अपने प्रदेश में जो चला रहे हैं, उसमें भी जो है हम विभिन्न कौशल में प्रशिक्षित किया जाता है अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, लेकिन उनकी आयु 14 से 35 वर्ष होनी चाहिए और वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए ग्रामीण क्षेत्रों में और 4.5 लाख रुपए शहरी क्षेत्रों में होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली वही है कि जो समाज का उसमें भी जो लोअर तबका है उसको इस चीज़ का फ़ायदा मिले। जो लोग पहले से सक्षम हैं उनके लिए योजना का कोई लाभ नहीं है। फिर वित्त विकास निगम द्वारा भी मार्जिन मनी के रूप में यदि कोई अपना काम कर रहा है तो उसको हमारी सरकार जो है राज्य सरकार उसको मदद देती है और उनका
जिससे कि उनका विकास हो, उत्थान हो, समाज की प्रगति में वो योगदान दे पाए। दूसरा जो है, एक हमारा मौलाना आज़ाद एजुकेशनल फाउंडेशन है जी। उस योजना के अंतर्गत भी राजी जाती है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। ये ऋण किस, ये राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण होता है। और इसके ब्याज, इसको वापस करने की, ये नहीं है कि 5 लाख रुपए का अनुदान है, ये ऋण के रूप में दी जाती है। और जब आपने किसी चाहे इंजीनियरिंग में हो, मेडिकल में हो, यदि आपने उसमें जब प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है तो उसके 6 महीने तक आपको कोई राशि वापस नहीं करनी है, और उसके 6 महीने के बाद किश्तों में जो ओरिजिनल राशि है बिना इंटरेस्ट के, वो आपको धीरे धीरे वापस करनी है। तो मतलब कोई अल्पसंख्यक तबके का व्यक्ति है, स्टूडेंट है, जो कि IIT, IIM या इस तरह की पढ़ाई, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा हासिल कर रहा है, तो हम उसे ये सहायता, वित्तीय सहायता दी जा सकती है वित्तीय सहायता एजुकेशन के लिए। जी। और वित्तीय सहायता में इसमें ये विदाउट इंटरेस्ट है। एक तो होता है अनुदान कि हमने वो वापस नहीं लेना है जी। लेकिन इसमें जो है ये राशि वापस ली जाती है जब वो कोर्स पूरा हो जाता है, तो उसके 6 महीने के बाद इसको मासिक कुछ किस्तों में इस चीज़ को वापस लिया जाता है, जिससे कि औरों को भी मदद हो सके। जी। और इसके आवेदन की प्रक्रिया क्या है? किस तरह से कोई व्यक्ति, जैसे इस तरह की मदद की ज़रूरत है, आर्थिक तौर पर मदद की ज़रूरत है, तो किस तरह से आवेदन करना होगा इस सहायता इसके के लिए? आवेदन के लिए जो है, हम लोग अपने अल्पसंख्यक जो हमारा कल्याण विभाग है वहाँ पर इसका आवेदन का प्रारूप है, वो वहाँ पर वो आवेदन किया जाता है। और आयोग का काम ये होता है कि किसी ने आवेदन किया और वो उसके लिए पात्र भी है और वहाँ पर नहीं दिया रही, तब वो आयोग में आकर उसके शिकायत कर सकता है कि भी हमने ये किया था और हमें नहीं मिला, तो आयोग फिर उसके लिए निर्देशित करता है। आयोग का काम इस तरह का है। लेकिन चाहे ये इतनी योजना है, ये अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय द्वारा दी जाती हैं सब ये चीज़ें। तो जो आवेदन करना है वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय में करना है, और आयोग उसके बाद फिर हस्तक्षेप करेगा अगर जरूरत पड़ती है। दूसरा राष्ट्रीय जो हमारी केंद्र सरकार जो है ना, उसमें टर्म लोन योजना भी दी जाती है। अप टू 20 लाख रुपीज़ इसमें टर्म लोन दिया जा सकता है। लेकिन अगेन वही कि ये इसमें ब्याज की राशि दी जाती है, जो उस अभी तो 6 से 7% है। अच्छा। जो कि मुझे लगता नहीं कि जो है 6 से 7% तो इस समय बैंक्स भी दे देते हैं। तो इसके लिए हम राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से हम प्रस्ताव करेंगे कि भी इसको राशि को, ब्याज की राशि को कम किया जाए। पर अभी ये है 20 लाख रुपए तक की टर्म लोन योजना है, जिसमें 6 से 7% जो है वो उस ब्याज पर वो ऋण दिया जाता है। और फिर वो धीरे धीरे ये भी स्वरोजगार के लिए है कि अगर कोई व्यक्ति अपना रोजगार को, हाँ, उसके लिए टर्म लोन है ना, कोई उनका फैक्ट्री लगाना चाह रहा है, कोई दुकान चलाना चाह रहा है कहीं, उस तरह की योजना के लिए ये टर्म लोन योजना दी जाती है। और फिर एक जैसे आपने बताया कि व्यावसायिक शिक्षा ऋण, वो भी दिया जाता है। ये 3% एनुअल इंटरेस्ट पर, जो कि काफ़ी कम है। 3% एनुअल इंटरेस्ट पर प्रति वर्ष 50,000 या अलग अलग कोर्सों में हम 5 लाख 5 वर्ष के लिए व्यवसायिक अधिक से अधिक हम 10 लाख रुपए तक का भी ऋण इसमें 3% ब्याज पर प्रोवाइड करते हैं, जो कि उनकी शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत 6 महीने का मॉरेटोरियम है और उसके बाद वो उनको वापस करना होता है ब्याज के साथ। तो इस समुदाय को सशक्त बनाने के लिए किस तरह से हम शिक्षा और स्वरोजगार के जरिए ताकि वो लोग भी आगे आएँ, और ऐसा कोई भी तबका वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं? और क्या ये जो आवेदन की प्रक्रिया है ऑनलाइन भी आवेदन होता है या आपको भौतिक रूप में? इसमें ऑनलाइन भी आवेदन होता है और फिजिकल रूप में भी आवेदन कर सकते हैं आप। इसमें दोनों तरह से इसमें प्रक्रिया है। और जो लड़कियां हैं अल्पसंख्यक समुदाय के भीतर, जो लड़कियां हैं खासतौर पर अगर उनकी बात करें, उनकी शिक्षा की, क्योंकि लड़कियों का जो स्कूल से या उच्च शिक्षा से ड्रॉप आउट परसेंटेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ख़ासतौर पर अल्पसंख्यक तबके के भीतर, तो यहाँ उनकी शिक्षा के लिए लड़कियों पर किस तरह से फोकस किया जाता है? जो लड़कियों का, या इसमें हमने कोई जेंडर का वो भेद नहीं किया है। अच्छा। सभी को जो उस जिनकी वार्षिक आय को हम देखकर, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, वार्षिक आय परिवार की देखी जाती है और उसके अनुसार उनको दिया जाता है। विशेषकर कोई महिलाओं के लिए अलग से अभी हमने इसमें नहीं कुछ कहा, लेकिन हम इससे प्रस्ताव रखेंगे ये सरकार को कि उनके लिए भी अलग से कुछ और वो दिया जाए।
क्योंकि कई बार बात होती है कि मान लीजिए किसी लड़की ने पढ़ाई भी की है और अभी उसे दूसरे शहर में जाना है, नौकरी करनी है, तो महिला छात्रावास किस तरह से, कामकाजी महिला छात्रावास हो सकते हैं, वहाँ पर वो लड़कियों को फिर एक बड़ा सपोर्ट और परिवार को भी एक भरोसा, लेकिन इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो कुछ हमारी अल्पसंख्यक समुदाय की कुछ लड़कियाँ, चाहे वो इंजीनियरिंग भी कर रही हैं जिनको सहायता मिली है, मेडिकल में भी कर रही हैं उनको भी सहायता दी गई है, तो उसमें मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर जो है वो महिलाएं ही हैं, ज़्यादातर लड़कियां ही हैं। जी, ये तो एक हाँ, अच्छी ये बात एक है। अच्छी बात है कि वहाँ से अल्पसंख्यक समुदाय से लड़कियाँ इस क्षेत्र में आगे आ रही हैं, आगे उनको प्रोग्रेस करने का, अपने समाज को भी विकास देने का और राष्ट्र के विकास में भी योगदान करने के लिए वो इच्छुक हैं और उनको हम काफ़ी उनको सहायता दी जाती है। और हम एक ये भी होता है कि योजनाएं बहुत सी होती हैं लेकिन लोगों को उनकी जानकारी नहीं होती है, तो लोगों तक वो जानकारी कैसे पहुंचे ताकि वो जो तबका जिसके लिए ये योजनाएं बनाई गई हैं उन्हें हम एड्रेस कर सके, इसके लिए फिर आयोग की इसके लिए हमने जो है, जब मैंने आज से 3 वर्ष पूर्व मैंने आयोग में अध्यक्ष का पद संभाला था, तो उस समय जो आपने बात अभी रखी है वो मैंने उसी समय सोची थी और मैंने उस समय एक कार्यक्रम चलाया था, जन जानकारी कार्यक्रम। विभिन्न जिलों में जाकर हम लोग जन जानकारी कार्यक्रम चलाते हैं जिससे वहाँ के उस डिस्ट्रिक्ट के, विशेषकर जिला मुख्यालय पर ही हम लोग करते हैं ये, तो उस जिले के सभी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को हम वहाँ बुलाते हैं और सारी इन योजनाओं की जानकारी डिटेल में देते हैं। जैसे यहाँ पर तो हम थोड़ा सूक्ष्म रूप में बता पा रहे हैं, लेकिन डिटेल में उनको कहाँ पर कैसे आवेदन करना है, क्या क्या उनके लिए और योजनाएं हैं, ये मैंने कार्यक्रम शुरू किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब शुरू में मैंने किया तो 2-3 उसके बाद ही फिर ये कोविड हो गया, तो 2 साल से अब नहीं हम इस चीज़ को कर पाए थे। लेकिन पिछले महीने से हमने इसको दोबारा शुरू किया है और दोबारा शुरू करने में मैं 1 महीने में मैंने श्रीनगर में जाकर आयोग को ले जाकर वहाँ पर हमने सबको बताया है। अभी मैं पिछली 11 तारीख को मैं उत्तरकाशी गया था, वहाँ हमने बताया है। अब रामनगर मेरा 22 तारीख का प्रोग्राम है, तो क्योंकि अब ये टाइम शॉर्ट रह गया है तो मुझे वो टाइम भी कवर करना है जो कोविड पीरियड ने जो हमारे से ले लिया था समय। तो उस समय तो मैं चाहूँगा कि सभी 13 के 13 जिलों में इस चीज़ की जानकारी पहुँचाई जाए और ये जन जानकारी कार्यक्रम पहली बार हम लोग आयोग ने शुरू किया है और इसको हम समझते हैं कि सभी जगह हम पहुँचाएंगे और चाहे समय कम हो, लेकिन समय की सीमा को ना देखते हुए हम फिर भी हर जगह इसको पहुंचाना चाहेंगे। जी, और जैसे आप 13 ज़िलों की बात कर रहे हैं तो ख़ास तौर पर अगर हम पर्वतीय ज़िलों की बात करें या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि आबादी के अनुपात में किस तरह कहाँ कितनी ज़रूरत है, बिल्कुल ठीक, ये इस तरह से मॉनिटरिंग करते हों, तो जो पर्वतीय ज़िले हैं वहाँ पर किस तरह हम लोगों तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ थोड़ी भिन्न हैं, अलग हैं। जी, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं 11 तारीख को जैसे उत्तरकाशी गया था, तो मैंने वहाँ मालूम किया कि यहाँ पर हमारे अल्पसंख्यक समाज का कितना परसेंटेज है आबादी का, तो वहाँ पर 1.58% टोटल आबादी का 1.58% था, जो कि हमारे उत्तराखंड में हम देखें पूरे राज्य को तो उसमें 17-18% है और पूरे राष्ट्र के स्तर पर देखें तो 20% है। तो मुझे लगता है कि ये पर्वतीय जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय कम है, बहुत कम है। हमारे उत्तराखंड में देहरादून हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, हरिद्वार, यहीं पर ज़्यादा आबादी है। यदि हम देखें कि 16-17 लाख लोगों की हमारे अल्पसंख्यक समुदाय है यहाँ पर, जो मैं 11 का सेंसस बता रहा हूँ, अभी जो लेटेस्ट 21 का जो भी नया सेंसस आएगा उसमें हम 20-30% और इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन उनमें से भी उस 16-17 लाख में से 13-14 लाख लोगों की आबादी इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ही है, इन मैदानी जिलों में है, जहाँ पर क्या नाम स्पेशली जो मोमडन्स की, मुस्लिम समाज की जो आबादी है वो उनमें ज़्यादा है। तो वहाँ पर भी हमारा फोकस है, वहाँ पर हमने कई कार्यक्रम रखे हैं और ये भी जानकारी के स्पेशली, क्योंकि जब किसी को पता ही नहीं होगा कि हमारी क्या योजनाएं केंद्र सरकार की, क्या योजना राज्य सरकार की, तो वो उसका लाभ कैसे ले पाएगा। तो सबसे पहले मैंने यही शुरुआत की थी कि जन जानकारी कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं और अब मैं इसको और ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जितना भी मेरा कार्यकाल बचा है तो मैं उस पीरियड में सब जगह को कवर कर पाऊँ। और एक चीज़ और है, जैसे योजनाएं हैं उनकी जानकारी होना, उसके लिए जागरूकता होना,
फिर जो आपने जैसे ऋण लेने के लिए उच्च शिक्षा में या फिर स्वरोजगार के लिए ऋण लेने की बात बताई, तो बैंकिंग सिस्टम में आकर के कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आती है जब हम रोजगार के ऋण लेने जाते हैं। तो उन जो तकनीकी बाधा, मैं जैसे कहूँगी कि उन तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए फिर किस तरह से काम करते हैं? इसमें हमारे पास कई शिकायतें भी आती हैं जी। और उस समय फिर जब हमारे पास शिकायत आती है तो हम जब अपना कोर्ट लगाते हैं तो हम बैंक अधिकारियों को भी बुलाते हैं वहाँ पर और अपने सामने ही उस चीज़ को वहाँ पर निवारण करवाते हैं। तो जब एक का होता है तो फिर बाकी 2-4 का वो अपने आप ही कर लेते हैं। तो आती हैं ये बाधाएं, आती हैं तकनीकी बाधाएं भी आती हैं, लेकिन उसके लिए ही आयोग है कि यदि किसी को ऐसी तकनीक, मैं सभी लोगों से जो प्रोग्राम देख रहे हैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि यदि ऐसी कोई तकनीकी बाधा ऋण लेने में आती है तो आप हमारे पास आइए। अधोईवाला में यहाँ पर हमारा जो हेडक्वार्टर है अल्पसंख्यक आयोग का, वहाँ आइए और आपको वहाँ पर पूरी मदद वहाँ से दी जाएगी और मैं 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध रहूँगा हमेशा। और आपने बताया कि जो ये आप समय समय पर अदालत लगाते हैं जब शिकायत, तो ये इसकी प्रक्रिया क्या है? जब शिकायत आती है तब हम एक बैठक करके सुनवाई करते हैं या एक निश्चित समय पर इस तरह की सुनवाई या अदालत आयोजित की जाती है? यूजुअली हम लोग करते हैं कि जब शिकायत इकट्ठी हो जाती है हमारे पास, हम यूजुअली एक हियरिंग में 25-30 केसेस ले लेते हैं हमने जी। तो यूजुअली हम 2 महीने में एक बार इस अदालत का आयोजन करते हैं और वहाँ पर जो शिकायत करता है और जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है, ज़्यादातर शिकायतें हमारे यहाँ पुलिस के खिलाफ, शिक्षा के खिलाफ या एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ज़्यादा आती हैं। आपसी शिकायतें भी आती हैं, लेकिन इनके खिलाफ ज़्यादा आती हैं। तो हम वहाँ से पुलिस के अधिकारियों को भी बुलाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी को बुलाते हैं, शिक्षा अधिकारियों को भी बुलाते हैं, जल से संबंधित शिकायतें जल निगम के, जल संस्थान के, उन लोगों को भी बुलाते हैं। और ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि शिकायतें बहुत छोटी मोटी होती हैं और उन छोटी मोटी शिकायतों को हम त्वरित वहीं पर निस्तारण करते हैं उनका, वहीं पर ही। वहाँ पर जो अधिकारी बैठा है उनसे हम पूछ लेते हैं कि भाई आप इनकी शिकायत ये है, आप इसको कर सकते हैं या नहीं। बहुत सी शिकायतें ऐसी होती हैं, मैं हम 1 हफ्ते में करके दे देंगे इसको, इनका जो शिकायत है दूर। मैंने कहा 1 हफ्ते में फिर हमारे पास जो है आप उसका शिकायत दूर करने के बाद हमें पत्र लिखिए हाँ इनकी शिकायत दूर हो गई है। और उनसे भी हम कहते हैं जो शिकायत करता है कि आप भी हमें बताइए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं जो कि इमीडिएटली नहीं होती, उसमें फिर किसी ने ये कहा कि ऐसा हमारे साथ किया गया था शिक्षा विभाग द्वारा। अब हमें तो मालूम नहीं है क्योंकि उसकी शिकायत है शिक्षा विभाग द्वारा किया गया था। शिक्षा विभाग वाले कहते हैं कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया, तो फिर हम उसमें कमेटी का गठन करते हैं जिसमें से कि प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, हमारे एक आयोग के एक सदस्य होते हैं, कोई एक पुलिस अधिकारी होते हैं। तो हम 3 लोगों की यूजुअली जो 3 लोगों की कमेटी बनाकर वो फिर उसको इन्वेस्टिगेट करती है और उसको हम कहते हैं 15 दिन में या 21 दिन में आप हमें इसका डिटेल्स इसकी बनाकर हमें दीजिए कि कहाँ पर कौन गलत है कौन सही है। और फिर उसके बाद जब हमारे पास वो उसकी कॉपी आती है फिर हम वो शिकायतकर्ता को भी देते हैं कि भाई ये फाइंडिंग्स आई हैं, आप इससे सहमत हैं। कई बार लोग सहमत होते हैं तो हम उसे वहीं निस्तारित कर देते हैं। जब सहमत नहीं होते हैं तो हम फिर उसको अपने आप स्टडी करते हैं और जहाँ पर उस कमी लगती है जिस अधिकारी भी की, उसके विरुद्ध हम दंडात्मक कार्य के लिए हम जो है प्रशासन को लिखते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली दंड देने का हमें अधिकार नहीं है। हम सब एक रिकमेंडिंग अथॉरिटी हैं कि भाई ये ऐसा हुआ है और इसके विरुद्ध ये आप कार्रवाई करें। और यूजुअली जो रिकमेंडेशन आयोग करता है तो उसका संज्ञान लिया जाता है और उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। और जो पूरा अल्पसंख्यक समुदाय है उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम, जैसे प्रधानमंत्री ने भी 15 सूत्रीय कार्यक्रम की बात कही थी। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर समुदाय की आबादी अधिक है या रहती है वहाँ पर उसमें से एक ये भी था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर बनाए, वहाँ पर बैंक हो, अस्पताल हो, इस तरह की सुविधाएं बढ़ाएं। तो इस पर किस तरह से इस पर जो है हम लोग जितनी भी ये योजनाएं चलती हैं राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो अल्पसंख्यकों के लिए विशेषकर, उनके लिए हम समय समय पर अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं, समीक्षा करते हैं कार्यों की। इतना धन आपको आवंटित हुआ था, उस धन का आपने क्या किया। वहाँ पर हम स्थलीय निरीक्षण भी करते हैं जाकर, जैसे मैंने कई स्कूलों का भी निरीक्षण किया जहाँ पर या हॉस्टल्स बनाए गए उनका मैंने निरीक्षण किया। तो उसमें हम जाकर निरीक्षण करते हैं, कोई कमी पाई जाती है तो हम आदेश भी देते हैं और जिम्मेदारी भी तय करते हैं।
तो जब ये इतना काम करते हैं तो अधिकारी अपने आप में ही चुस्त दुरुस्त रहते हैं और वो काम करते हैं फिर। जी, और कोविड का असर जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, तो उसका असर सब पर पड़ा, समाज के सभी वर्गों पर असर पड़ा है, तो कोविड और लॉकडाउन का। तो क्या अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी हमने कुछ खास तौर पे योजनाएं, जो लॉकडाउन से या कोविड के चलते जिनका रोजगार प्रभावित हुआ हो या शिक्षा प्रभावित हुई हो, उनके लिए काम कर रहे हैं? देखिए, इसमें ऐसा है कि ये जो त्रासदी थी ये विश्व स्तर पर थी। हमारा पूरा राष्ट्र इसमें इस त्रासदी से इन्वॉल्व, जिसमें कि 3.5 करोड़ लोग हमारे देश के इससे कोविड से अफेक्टेड हुए हैं और उसमें से 4.5 लाख लोगों की डेथ हुई है। 1.5% आउट ऑफ द अफेक्टेड पर्सन। जिन लोगों को कोविड हुआ था 1.5% डेथ हुई है हमारे यहाँ, जो कि विश्व के स्तर पर देखें तो हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी तरह से इस चीज़ को मैनेज किया गया केंद्र सरकार द्वारा। तो जब ये कोई बीमारी होती है या कोई कोविड जैसा एक भयानक संक्रमण हो जाता है, तो उसमें मैं नहीं समझता कि कोई अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक है। हमें सबके लिए एक ही तरह प्रयास करना है। जितना यदि परसेंटेज वाइज देखो तो जितना अल्पसंख्यकों में ये कोविड हुआ उतना ही बहुसंख्यकों में हुआ है। तो उस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अपने स्तर पर पूरा प्रयास किया है। कोई हमारे पास इस तरह की कभी कोई शिकायत आए कि कोविड का कोई पेशेंट है, बिकॉज वो अल्पसंख्यक है इसलिए उसको सरकारी सहायता नहीं मिल रही या किसी हॉस्पिटल ने उसको मना किया, वो हम जरूर देखेंगे। लेकिन अदरवाइज तो जनरल सभी स्तर पर, क्योंकि ये पूरे राष्ट्र के लिए एक त्रासदी थी, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार एक अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक छोड़ के सभी के लिए, समान के सभी के लिए होना भी यही चाहिए। हाँ, यदि कभी धार्मिक स्तर पे किसी का वो हुआ कि भाई ये क्योंकि ये आदमी जैन है, ये सिख है, मुस्लिम है, इसलिए हम इसको नहीं कर रहे हैं, ऐसी कोई हमारे पास शिकायत नहीं आई है। और यदि कोई आएगी तो उस पर तो हम कड़ा एक्शन लेंगे फिर उस पर। और हम सेहत की ही बात करते हैं, क्योंकि कोविड ने सेहत का एक बड़ा और सेहत का बुनियादी ढांचा भी हमने फिर बहुत मजबूत करने के लिए कदम उठाए गए हैं। तो अल्पसंख्यक समुदाय में अगर कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है या इलाज कराने की क्षमता नहीं है, तो क्या वहाँ पर भी उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए भी कोई सहायता उपलब्ध है? ऐसा कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार का स्वास्थ्य के मामले में कोई वो नहीं है कि पर्टिकुलरली अल्पसंख्यकों के लिए कोई विशेष योजना चलाई जा रही है, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है, वो चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, वो दोनों को समान रूप से प्रताड़ित करता है। जो समान रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं तो फिर सबके लिए सरकार योजनाएं चला रही है। हाँ, यदि कभी कोई ऐसी शिकायत हमारे पास आती है कि अल्पसंख्यक, जैसे अभी एक शिकायत आई थी हमारे पास कि एक बच्ची थी, उसको देखा गया कोविड पीरियड में ही कि दूर से देखा गया, लेकिन सभी को दूर से देख रहे थे। मतलब एक 2 मीटर का डिस्टेंस सभी से रख रहे थे डॉक्टर्स जो हैं। तो वो कोई, मुझे नहीं लगा कि उसमें उन्होंने कुछ वो किया है। फिर उसके 5-7 दिन बाद उस बच्ची की डेथ भी हुई है, लेकिन वो जो है 5-7 दिन तक उन्होंने दिखाया ही नहीं किसी को। अल्टीमेटली वो हॉस्पिटल गए, वहाँ उसकी डेथ हुई। पर मुझे नहीं लगता कि वो अल्पसंख्यक समाज का होने की वजह से ऐसा हुआ, वो जनरल वैसे भी हो रही हैं सब चीज़ें ये तो। लेकिन कभी कोई हमारे पास यदि ऐसी कोई शिकायत आएगी या वो आएगी तो हम उसका पूरा निरीक्षण करवा के पूरा उसका वो करा कर हम करेंगे। अभी तक आपका अनुभव है अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होने के नाते, जो आपने इतनी बैठकें की और लोगों की, आपको क्या लगता है कि क्या सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं जिन पर हमको ज़्यादा तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है अल्पसंख्यक समुदाय के भीतर? एक तो जैसे सबसे पहले आपने जो बताया था कि अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा का अभाव है। हमें शिक्षा के लिए, इनके लिए और हमें ज़्यादा प्रयास करने चाहिए कि सभी हमारा ये अल्पसंख्यक समाज भी शिक्षित बने और शिक्षा का स्तर, जो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का स्तर है, वो भी इनके पास हो। दूसरा, ये आर्थिक रूप से भी मैंने देखा है कि अल्पसंख्यक समाज कमज़ोर है। तो अल्पसंख्यक समाज को आर्थिक रूप से उत्थान के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये हम बना रहे हैं और हम ये राज्य सरकार को हम इसको प्रेषित करेंगे कि भाई इस मामले में कदम उठाए जाएं। दूसरा, जो मेन चीज़ जो उसका उद्देश्य था कि अपने धर्म को बचा के रखना। हर आदमी का धर्म अलग है, हर आदमी की मान्यता अलग है, आस्था अलग है। तो उस आस्था से कोई खिलवाड़ ना हो, वो अपने धर्म को बचा के रखें, उनको पूरे प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता हो, ऐसा हमारे संविधान में भी है। संविधान भी हमारा कहता है कि हर आदमी को अपने धर्म का प्रचार करने की भी और प्रसार करने का भी अधिकार है।
कई बार ये मुझे लोग आगे प्रचार कर रहे हैं कुछ लोग ये अपने धर्म का, तो वो एक संविधान के अनुसार कर रहे हैं। कन्वर्जन डिफरेंट है, कन्वर्जन नहीं होना चाहिए जी। लेकिन प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता सबको है। और मेनली जो है हमारा जो संविधान का आर्टिकल 29 एंड 30 है, उसमें अपने शिक्षण संस्थाएं बनाने, अपने शिक्षण संस्थाओं को मैनेज करने का वो अधिकार, वो शिक्षण उनको अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ही दिया हुआ है। उसमें कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं है। हाँ, यदि किसी कम्युनिटी में आपस में ही कोई वो प्रॉब्लम हो जाए उनके मैनेजिंग बोर्ड में, तब वो सरकार बीच में आती है कि वो जब तक वो रिजॉल्व ना हो जाए तो सरकार उसे अपने नियंत्रण नहीं लेती, सिर्फ उसका मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लेती है, और जब वो सॉल्व हो जाता है तो वापस कर देती है उसको। तो ये भी हमारे संविधान। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी जो आपका अभी कार्यकाल शेष है उस दौरान, कि किस तरह से हम समाज के लिए क्या कुछ करें? एक तो सबसे बड़ी जो चीज़ है, मैंने पहले ही बताया कि जो मेरा पहले दिन से था कि एक तो जन जानकारी कार्यक्रम, ये मेरी प्राथमिकता है कि सब लोगों को सरकार क्या कर रही है, क्योंकि सरकार का जो केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों का ये है कि अल्पसंख्यक समाज का उत्थान होना चाहिए, विकास होना चाहिए, उनकी प्रगति होनी चाहिए, तो उसका मूल्यांकन होना चाहिए। तो वो एक तो जानकारी जरूर होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा संविधान भी कहता है कि आर्टिकल 29, 30 कि शिक्षा के क्षेत्र में आप अपने बनाएं और अपने संचालित करें स्कूल, अपने धर्म का प्रचार भी आप कर सकते हैं। जी, तो शिक्षा है और स्वरोजगार है, रोजगार है, ये जरिए हैं जिससे कि हम समाज के किसी भी तबके को मजबूत बना सकते हैं। तो आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमें ये सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे डॉक्टर आर.के. जैन, जिन्होंने बताया कि अगर अल्पसंख्यक समुदाय के किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की सहायता की ज़रूरत है तो वो उनके दफ्तर में आकर के बात कर सकते हैं, अपना पत्र लिख सकते हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके लिए आवेदन किया जा सकता है। तो कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।